नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम बात करेंगे पुलिस कांस्टेबल की होने वाली भर्ती के बारे में। जैसे कि हम जानते हैं कि कल जो है वो प्रपोजल लेटर आया है सचिवालय से, जिसमें बताया गया है कि आने वाले समय में पुलिस कांस्टेबल की जो है वो 1226 वैकेंसी निकलने वाली है। तो जो भी साथी तैयारी करना चाहते हैं पुलिस कांस्टेबल की, तैयार हो जाइए और कमर कस लीजिए। उठो कमर बांध लो दोस्तों, समय नहीं है सोने का, आ गए दिन अब भर्ती के, समय नहीं है सोने का। जी हाँ, जो भी साथी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तैयार हो जाइए, क्योंकि बहुत जल्द आने वाली है पुलिस कांस्टेबल की भर्ती और फिर हम तैयारी करेंगे पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम की। तो आज हम बात करते हैं कि देखिए जो हमारा प्रपोजल लेटर आया है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या बताया गया है। देखिए जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो निकलेगी पुलिस की, वो निकलेगी 1226। ठीक है, उन 1226 जो वैकेंसी में जो है पुरुषों की जो वैकेंसी निकलेगी वो 877, महिलाओं की जो वैकेंसी निकलेगी 292 और इसके अलावा 57 जो पद है वो ड्राइवर के होंगे, कांस्टेबल ड्राइवर के। ठीक है दोस्तों, अभी जो ये प्रपोजल लेटर फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, वहाँ से रिक्वायरमेंट मांगी जाएगी किस ज़िले में, किस डिस्ट्रिक्ट में जो है वो कितने पद भरे जाने हैं। उसके बाद ज़िले के हिसाब से हमारे पास नोटिफिकेशन आएगी और उसके बाद फिर फॉर्म भरने की प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। तो जो साथी लंबे समय से इंतज़ार कर रहे थे भर्ती का और जाना चाहते हैं भर्ती में, पुलिस बनना चाहते हैं, वो अपने कमर कस लीजिए और तैयारी करना शुरू कर दीजिए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं कि तैयारी बहुत लेट शुरू कर देते हैं, तब तक जो हमारे कॉम्पिटिटर वो हमारे से आगे निकल जाते हैं। तो अभी हमें अपनी तैयारी साथ साथ शुरू कर देनी चाहिए, ताकि जैसे ये फॉर्म निकले हम लगभग काफ़ी सारी तैयारी कर चुके होंगे, ताकि हमें और आसानी रहे। तो देखिए पुलिस की जो भर्ती होती है उसको 2 या 3 चरणों में हम 3 चरणों में बांट के देख सकते हैं। पहला चरण जो है वो आपका रहता है जिसे हम फिजिकल कह सकते हैं, फिजिकल क्राइटेरिया, जिसमें आपकी हाइट, रेस वगैरह, जंप्स वगैरह सारा जो है वो ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें रहती हैं। और जब आप पहले स्टेज को पार कर लेते हैं तो आप पहुंचते हैं रिटर्न में, और रिटर्न कंप्लीट करने के बाद आपका इवैल्यूएशन होता है और फाइनली आपको रिजल्ट मिलता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि यदि आप पुलिस में जाना चाहते हो तो उसकी अर्हता क्या रहती है। ठीक है, देखिए सभी पुलिस नहीं बन सकते, इसमें कुछ क्राइटेरिया रहता है हमारा फिजिकल क्राइटेरिया, शारीरिक दक्षता जिसे आप कह सकते हैं। पहला क्राइटेरिया रहता है हाइट का। ठीक है, जिस व्यक्ति की हाइट 5 फुट से कम है, ठीक है, वो तो जाहिर सी बात एलिजिबल ही नहीं है। तो पहला फिजिकल क्राइटेरिया क्या रहता है, फिजिकल एलिजिबिलिटी। देखिए इसमें हाइट को भी आप कैटेगरी के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। अगर कोई उम्मीदवार, देखिए अगर पुरुष उम्मीदवार है और जनरल कैटेगरी से है तो उसकी हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच होनी चाहिए, यानी लगभग 5.5 फीट। और अगर कोई महिला जो है वो जनरल कैटेगरी से है तो उसकी हाइट 5 फुट 2 इंच होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई पुरुष उम्मीदवार है और SC या ST कैटेगरी से संबंध रखता है तो उसकी जो हाइट है वो 5 फुट 4 इंच होनी चाहिए। और अगर महिला उम्मीदवार है और SC या ST कैटेगरी से संबंध रखती है तो उसकी जो हाइट है वो 5 फुट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर कोई OBC कैटेगरी से, तो OBC के लिए भी क्राइटेरिया हाइट का जो है लगभग जनरल कैटेगरी वाला ये सेम ही है, 5 फुट 6 इंच पुरुषों के लिए और 5 फुट 2 इंच महिलाओं के लिए। इसके अलावा जो गोरखा वगैरह होते हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया थोड़ा कम रहता है, पुरुषों के लिए 5 फुट 4 इंच और महिलाओं के लिए 5 फीट। ठीक है, तो ये तो रहा सबसे पहले हमारे पास फिजिकल क्राइटेरिया, यानी आपकी हाइट कितनी होनी चाहिए। ठीक है जी, हाइट अगर आपकी पूरी है तब आप पहुंचेंगे ग्राउंड टेस्ट पे। ठीक है, जहाँ पर आपकी शरीर की दक्षता, फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी। ठीक है, कि आप दौड़ भाग लेते हैं, आप जंप कर लेते हो, जिसमें हमारे 3 मुख्य एक्टिविटी शामिल होती है। एक होता है आपका दौड़, रेस, दूसरा लॉन्ग जंप और हाई जंप। ठीक है, ये 3 चीज़ें रहती है मुख्य रूप से। देखिए
पुरुष जो उम्मीदवार है उन्हें जो है वो 1500 मीटर दौड़ लगानी होती है और 6-6.5 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी होती है। ठीक है, तो अगर आप निर्धारित समय में अपनी दौड़ को कंप्लीट करते हो तो आप दौड़ में जो है वो सफल है, आप वहाँ से पहले टेस्ट में पास है। ठीक है जी। महिलाओं के लिए 800 मीटर की दौड़ होती है और 4-4.25 मिनट में उसे कंप्लीट करना होता है। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ हाई जंप की, ठीक है, हाई जंप मतलब एक रस्सी होगी, ठीक है, वो लगाई जाएगी ग्राउंड से ऊपर 2 पाइपों में इस तरह से। देखिए जो पुरुष है, पुरुषों को जो हाई जंप दिया जाएगा वो होगा 1.25 मीटर। ठीक है, यानी लगभग 4-4.25 फीट हाई जंप देना होता है पुरुषों को। ठीक है, और अगर वो दे लेते हैं तो वो हाई जंप में क्वालिफाई माने जाएंगे। ठीक है जी। महिलाओं के लिए जो है वो हाई जंप रहता है वो 1 मीटर रहता है, यानी लगभग 3 या 3.25 फुट के आसपास। ठीक है जी। दूसरा हमारा लॉन्ग जंप होता है, इसे हम बोर्ड जंप भी कहते हैं। ठीक है जी, जो पुरुषों के लिए 4 मीटर यानी लगभग 13.5 फुट और महिलाओं के लिए 3 मीटर यानी लगभग 9.5 या 10 फुट जो है वो लॉन्ग जंप रहता है। यदि आप ग्राउंड में पास हो जाते हैं, ग्राउंड को क्वालिफाई कर लेते हैं, तब आपने देना होता है रिटन टेस्ट, लिखित परीक्षा, जो दूसरा चरण है। ठीक है जी। तो लिखित परीक्षा में क्या है, कुछ विषय है, उन विषयों को कंबाइन करके एक सिलेबस बनाया गया है और उस सिलेबस के आधार पर हमें अपने पुलिस एग्ज़ाम की तैयारी करनी होती है। ठीक है जी। देखिए अगर मैं सिलेबस की बात करूं पुलिस कांस्टेबल की, तो पुलिस कांस्टेबल के जो सिलेबस को है वो हम 4-5 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है जी। देखिए कौन कौन से हमारे पास पुलिस कांस्टेबल में विषय रहेंगे। एक रहेगा आपका जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी, जनरल मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, बेसिक रीजनिंग और जनरल नॉलेज। ठीक है, जनरल नॉलेज के 2 भाग रहेंगे, हिमाचल जीके और इंडिया जीके, जिसमें से कि दोनों का जो पोर्शन है इक्वली रहता है। ठीक है, देखिए सामान्य अंग्रेजी या जनरल इंग्लिश से 16 सवाल पूछे जाएंगे और ये 16 नंबर का होगा। सामान्य हिंदी का भी इतना ही वेटेज है, इसमें से भी 16 सवाल पूछे जाएंगे और 16 नंबर का ही रहेगा। और जनरल साइंस और जनरल मैथमेटिक्स, इसमें भी लगभग 50-50 रहता है। 8-9 सवाल मैथ से पूछ लेंगे तो 7-8 सवाल साइंस से पूछ लेंगे, और कुल मिला के साइंस और मैथ से जो है वो 16 सवाल पूछे जाते हैं और ये भी 16 नंबर का ही रहेगा। रीजनिंग से 16 सवाल पूछे जाते हैं और 16 नंबर का रहेगा। और जनरल नॉलेज में अगर हम डिवाइड करके देखें तो इसमें से भी लगभग 7-8 सवाल इंडिया जीके से और 7-8 सवाल हिमाचल जीके से, यानी टोटल 16 सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, और 16 नंबर का रहेगा। यानी कुल मिलाकर जो हमारी लिखित परीक्षा है उसमें 80 प्रश्न पूछे जाएंगे 5 सेगमेंट से, 5 विषयों से, और 80 नंबर का रहेगा हमारा रिटन एग्ज़ाम यानी लिखित परीक्षा। ठीक है जी। तो 80 नंबर का हमारा रिटन एग्ज़ाम हो गया। 5 नंबर के जो है वो रखे गए हैं हाइट के लिए, यानी जिस व्यक्ति की जितनी ज़्यादा हाइट होगी उसे उतने ही ज़्यादा नंबर मिलेंगे 5 में से। ठीक है, किसी को 1 मिलेगा, किसी को 2 मिलेगा, किसी को 5 भी मिल सकते हैं। ठीक है, यानी जो दिए गए हमारा बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था फिजिकल का, उससे ऊपर अगर किसी की हाइट है तो उसे उतने नंबर दिए जाएंगे। ठीक है जी। तो कितने हो गए, 80 नंबर रिटन के हो गए, 5 हाइट के नंबर हो गए 85, और 15 नंबर किसके हैं, इवैल्यूएशन के या डॉक्यूमेंटेशन के या मूल्यांकन के। ठीक है जी, जो बाद में बांटे जाएंगे, और टोटल आपका ये 100 नंबर का पेपर हो गया। ठीक है जी। इवैल्यूएशन में क्या आता है, इवैल्यूएशन में जैसे किसी बच्चे का कैटेगरी है या सब कैटेगरी है, बीपीएल वगैरह है, या ईडब्ल्यूएस का है, या लैंडलेस का सर्टिफिकेट है, ठीक है, या कोई बच्चा अनाथ है, तो उसके आधार पर जो है, या कोई बैकवर्ड पंचायत से है, उस आधार पर जो है ये 15 नंबर जो है डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। ठीक है जी। अगर हम बात करते हैं सिलेबस की कि इन विषयों के अंतर्गत क्या क्या सिलेबस के मेन टॉपिक होते हैं जिनसे सवाल पूछे जाते हैं।
देखिए सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश की, ठीक है। देखिए इंग्लिश में से जो पूछी जाने वाली चीज़ें हैं, इंग्लिश के सिलेबस में कुल मिला के 12-13 टॉपिक हमारे पास, जिसमें से प्रश्न आ सकते हैं। एक होगा फ्रेजेस, उसके अलावा कॉम्प्रीहेंशन, वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, एरर डिटेक्शन, फिर है सिनोनियम एंड एंटोनियम्स, ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, वोकेबलरीज, प्लूरल फॉर्म्स, टेंसेज, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, ठीक है। ये 12 हमारे पास टॉपिक है जिनमें से सवाल अंग्रेजी के पूछे जा सकते हैं। पहला है फ्रेजेस, ठीक है, यानी कोई मुहावरा या कोई लघुक्तियाँ होगी, उसमें से सवाल आ सकता है। या कॉम्प्रीहेंशन, यानी 2-4 लाइनें दी होगी और उसी के आधार पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, जहाँ पर आपने उत्तर छांटना है दिए गए पैराग्राफ में से। या आपको वॉइस पूछा जा सकता है, एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए या पैसिव से एक्टिव बनाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कोई एक वाक्य दिया होगा और उसमें कुछ एक वर्ड मिस होगा और आपने उस रिक्त स्थान को भरना है। इसके अलावा एरर डिटेक्शन, यानी कोई एक सेंटेंस दिया होगा और उसमें कोई कुछ गलती की होगी और आपने उसको जो है वो शुद्ध करना है, यानी सही करना है। इसके अलावा सिनोनियम एंड एंटोनियम, यानी पर्यायवाची शब्द और हमारे विलोम शब्द, ठीक है, वो जिसको हम विपरीतार्थ शब्द भी बोलते हैं, ठीक है, जैसे अंकल का आंटी है, ठीक है। और सिनोनियम का मतलब होता है वैसा ही शब्द, ठीक है, उसका सेम शब्द, पर्यायवाची शब्द। जैसे सूर्य है तो हम सूर्य का हिंदी में बनाते ना, सूर्य, दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, ठीक है। फिर ट्रांसलेशन ऑफ सेंटेंसेस, या आपको क्या आ सकता है, मान लो 4-5 लाइनें हिंदी में, उसको आपने इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है, या इंग्लिश में लाइनें दी है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसके अलावा वोकेबलरी, यानी शब्द भंडार दिए होगे, और प्लूरल फॉर्म्स दी होगी, और करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्यों का शुद्धिकरण, ठीक है। तो ये आपके 10-12 टॉपिक रहते हैं अंग्रेजी में, जिससे हमें प्रश्न आ सकते हैं, ठीक है जी। अगर हम बात करें हिंदी की, तो हिंदी में भी हमारे पास कुछ 4-5-6 टॉपिक है जिससे हमारे पास सवाल आ जाते हैं। देखिए कौन कौन से हैं। इसमें भी मुहावरे है, शब्दावली है, समानार्थक शब्द है, विलोम शब्द है, एक शब्द प्रतिस्थापन है, यानी एक जहाँ पर हम एक शब्द का प्रयोग करते हैं किसी वाक्य के लिए, ठीक है, बोध मार्ग आदि, ठीक है। बड़ा कंसाइज सिलेबस है हिंदी का भी, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं है, 8-10 टॉपिक है। उसके अलावा हमारे पास अगर हम बात करें रीजनिंग की, रीजनिंग को हिंदी में क्या कहते हैं हम, तर्क शक्ति, यानी एक ऐसा विषय जहाँ पर आपकी सामान्य समझ, बेसिक अंडरस्टैंडिंग चेक की जाती है कि आपका जो मेंटल लेवल है वो कैसा है, ठीक है। इसमें कुछ विषय है, कुल मिलाकर 14-15 विषय है, 14-15 टॉपिक है जो इसमें दे रखे हैं हमारे पास। जैसे पहला टॉपिक है कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है, कोई एक बात लिखी होगी, वो एक अलग तरीके से लिखी होगी और आपने वो उस बात को पहचानना है कि भाई इसका असली अर्थ क्या है, यानी अलग से कोड के रूप में कोई बात लिखी होगी, उस बात को आपने डिकोड करना है, ठीक है, सिंप्लीफाई करना है। दूसरा हमारे पास टॉपिक है डिसीजन मेकिंग, जजमेंट, डायरेक्शन, एनालॉजीज। फिर हमारे पास टॉपिक है अर्थमेटिकल रीजनिंग, क्यूब एंड डाइसेस, नॉन वर्बल सीरीज, मिरर एंड इमेजेस, अल्फाबेटिकल सीरीज, प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्लॉक्स एंड कैलेंडर और नंबर सीरीज। ये हमारे पास 10-12 टॉपिक इसके हैं, रीजनिंग के हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ जनरल नॉलेज की, जनरल नॉलेज से क्या पूछा जाता है, देखिए अलग अलग देश और उनकी राजधानियाँ, ठीक है, कंट्रीज एंड देयर कैपिटल्स। फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड आपको आइडिया होना चाहिए, एब्रीविएशन पूछे जा सकते हैं, बजट और 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजनाएं, इम्पोर्टेंट डेट एंड डेज, महत्वपूर्ण तिथियां और दिन, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना 2 अक्टूबर गांधी जयंती, 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस,
26 जनवरी गणतंत्र दिवस, ठीक है, 1 दिसंबर एड्स दिवस। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए किस डेट का और किस दिन का हमारे लिए क्या महत्व है। इसके अलावा करंट अफेयर ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी विश्व लेवल पर अगर कोई मुख्य घटना घटी है तो उसका भी हमें एक बेसिक आइडिया होना चाहिए। फिर इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल एंड इकोनॉमिक न्यूज़, बुक्स एंड ऑथर, यानी महत्वपूर्ण जो पुस्तकें लिखी गई है और उसके लेखक। जैसे हिमाचल लेवल पे कुछ किताबें लिखी गई है, ठीक है, तो हमें उनका पता होना चाहिए कि इस बुक के राइटर कौन है, ठीक है। और इंडिया लेवल पे भी जो कुछ महत्वपूर्ण बुक है, ठीक है, जैसे राज तरंगिणी है, मुद्रा राक्षस है, ठीक है जी, कामा सूत्र है। फिर है साइंस इन्वेंशन एंड डिस्कवरीज, विज्ञान में हमने देखना है कि जो महत्वपूर्ण खोजें हुई है और महत्वपूर्ण आविष्कार हुए उसका हमें आइडिया होना चाहिए। इंटरनेशनल एंड नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, जैसे अगर इंडिया लेवल की बात करें तो इंडिया लेवल पे भी बहुत सारी क्या हमारे पास कुछ हमारी अपनी राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो राष्ट्र लेवल पे काम करती है, और कुछ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसके अलावा हमारे पास है वर्ल्ड बैंक, फिर IMF, इंडियन मॉनेटरी फंड, ठीक है जी। और इसके अलावा हमारे पास और भी है, जैसे WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बहुत सारे हमारे पास क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं जो इस विश्व को शांति के साथ काम करने की प्रेरणा देती है, ठीक है। फिर ये हमारे पास टॉपिक इसका हो गया जीके का। तो जीके में मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ जीके ही पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए जीके का आपका कितना आएगा, टोटल 16 नंबर का। उसमें से भी कुछ हिमाचल का आएगा, कुछ भारत का आएगा, कुछ इंटरनेशनल लेवल का आएगा, ठीक है। तो सिर्फ जीके पढ़ने से काम नहीं चलेगा, हमें सब विषयों को कवर करना पड़ेगा, तभी हमारा इसमें सफल होने का चांसेस बनता है। अदरवाइज सिर्फ जीके से काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर मैथ की मैं बात करूँ तो मैथ में क्या क्या पूछे जा सकते हैं। देखो मैथ के भी कुछ कॉमन टॉपिक है जो एक 10वीं लेवल के विद्यार्थी को बिल्कुल जिनकी समझ होती है, ठीक है। जैसे टाइम एंड डिस्टेंस, समय एवं दूरी, परसेंटेज यानी प्रतिशत, फिर है डाटा इंटरप्रिटेशन, आंकड़ों का निर्वचन, रेशियो एंड टाइम है, फिर एवरेज औसत, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, इंटरेस्ट, नंबर सिस्टम, प्रॉफिट एंड लॉस, डेसिमल एंड फ्रैक्शन एंड टाइम एंड वर्क, ठीक है। तो ये कुछ विषय हमारे पास गणित में है। कुल मिला के इसमें भी हमारे पास 10-12 टॉपिक है जिसको कवर करके हम गणित के सिलेबस को पूरा किया जा सकता है। देखिए अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, गणित का सिलेबस भी इसमें क्या है, कुछ टॉपिक है। तो अगर मैं बात करूँ टोटल टॉपिक, 10-12 टॉपिक यहाँ पे है, 10-12 ही टॉपिक हमारे पास यहाँ पर है, 14-15 टॉपिक हमारे पास रीजनिंग में है, 6 टॉपिक यहाँ पर, 12 टॉपिक यहाँ पर है। कुल मिला के 40-45 टॉपिक हमारे पास सारे हैं। तो अगर कोई सीरियस तैयारी करने वाला कोई बच्चा अगर प्रतिदिन एक टॉपिक को भी ध्यान से पढ़ता है तो 2-2.5 महीने में लगभग वो अच्छी तैयारी कर लेता है, ठीक है जी। तो ये हमारा जब आप रिटन क्वालिफाई कर लेते हो तब आप जाते हो 3rd स्टेज पे, जिसे हम इवैल्यूएशन या मूल्यांकन प्रक्रिया कहते हैं, जहाँ पर आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करे जाएंगे, और जो अगर आपको एडिशनल मार्क्स मिलते हैं किसी चीज़ के तो आपके वो नंबर उसमें जोड़े जाएंगे। जैसे मैंने पहले बताया कि जो व्यक्ति कैटेगरी का है उसे कैटेगरी के नंबर मिलते हैं, जो सब कैटेगरी का है जैसे IRDP BPL है उसको उसका नंबर मिलता है। इसके अलावा EWS को उसका मार्क्स मिलता है। जिसके पास ज़मीन नहीं है, भूमिहीन व्यक्ति है, उसका भी एक नंबर जुड़ जाता है। जो व्यक्ति बैकवर्ड पंचायत से, उसे भी एक नंबर मिलता है बैकवर्ड पंचायत का, ठीक है जी। तो इस तरह से जो है वो नंबर डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे, वो 15 नंबर, ठीक है। और आपका 100 में से कुल रिजल्ट बनेगा, और जो बच्चे सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनली उनकी जो लिस्ट लग जाएगी और उनकी जो है फिर ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, ठीक है जी। और ट्रेनिंग के बाद
दे विल ज्वाइन द सर्विस एंड सर्व फॉर देयर सोसाइटी। ठीक है जी, आई होप आपको कुछ जानकारी मिल पाई होगी और ये आपके लिए इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट रहेगी। फिर मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।